जय हिंद दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी लोगों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो भी मुख्य मुख्य धाराएं हैं वो सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो पार्ट नंबर 1 था वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि यह इंडियन एविडेंस एक्ट के इसने जगह ली है, क्योंकि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था उसकी जगह लेकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 को लागू हो गया था। तो अब इसमें 12 चैप्टर 170 धाराएं मीन्स ये जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी या जो इसकी डेफिनेशंस के बारे में था या जो इसके प्रारंभिक या विस्तार था या फिर जो भी इसकी धारा नंबर 4, 5, 6, 7 और 9 ये सब कुछ मैं आपको करवा चुका हूं। इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी मुख्य मुख्य धाराएं जो हमारे पुलिस के लिए जरूरी है या फिर जो आम जनता जो सफर करती है किस तरीके से उनके मौखिक साक्ष्य लिए जाएंगे, या कोई मर जाता है तो उनके डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स मरते टाइम के बयान किस तरीके से लिए जाते हैं, या आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये डरते होंगे कि भाई पुलिस के सामने हमने बयान दे दिया, यार मैंने तो उस आदमी को मार दिया था। तो मेरे भाई पुलिस के सामने दिया गया आपका कोई भी बयान अदालत में मान्य नहीं होगा। पुलिस की अभिरक्षा में किया गया हो, पुलिस के सामने किया गया हो, या फिर किसी व्यक्ति द्वारा आपको धमकी दी गई हो या उत्प्रेरित किया गया हो, उस समय आपने कोई बयान दिया हो, तो ये कोई भी सुसंगत नहीं है। मीन्स ये मान्य नहीं है। कहां पर मान्य नहीं है? अदालत में मान्य नहीं है। तो आप निसंकोच होकर ये ऐसा कोई भी बयान पुलिस के सामने दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि स्वीकृति एडमिसिबिलिटी क्या होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि भाई जैसे बहुत सारे अपराधी होते हैं, एक ही अपराध को करने वाले 4-5 लोग होते हैं, तो उन 4-5 लोगों में से यदि एक भी अपराध को स्वीकृति कर लेता है तो यह माना जाएगा कि उन सभी लोगों ने यह अपराध किया था। ठीक है भाई। इसके बाद आपका हस्तलेख जैसे आप साइन करते हो, या विशेषज्ञ की राय है, या फिर जैसे कोई भी महिला है भाई उसने पहले मीन्स 5-6 बार किसी भी व्यक्ति के साथ सहमति से वो संबंध स्थापित कर चुकी, तो अब उसके साथ उसी व्यक्ति के खिलाफ वो रेप की मीन्स परिभाषा के तहत वो मीन्स कोई भी दंडिक कार्रवाई चाहती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहती है, तो वो सुसंगत है या नहीं है इसके बारे में बताऊंगा। या मौखिक तौर पे आप कोई भी साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश कर रहे हो तो वो सुसंगत है कि नहीं है, या फिर किसी की सुनी सुनाई बात आप रख रहे हो तो वो सुसंगत है कि नहीं है। ये सभी बातें मैं 2 मिनट की मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट में आपको सारी की सारी सेक्शन जो बची हुई है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा नंबर 15, जिसमें एडमिशन के बारे में बताया गया। मीन्स एडमिसिबिलिटी मीन्स स्वीकृति कि कोई भी चीज कब आप एडमिट करते हो और कब वह न्यायालय में सुसंगत साबित की जाती है। तो दोस्तों एडमिसिबिलिटी के साथ साथ मैं आपको सह स्वीकृति जिसको बोलते हैं कॉन्फेशन, तो वो भी दोनों परिभाषाएं मैं आपको एक साथ कंपैरिजन करके बताता हूं, ताकि क्योंकि कॉन्फेशन की परिभाषा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, परंतु इस धारा के तहत मैं आपको दोनों को कंपैरिजन के आधार पर पूरा क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको कभी भी पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसके संबंध में कोई भी प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगी भाई। ठीक है। तो क्या है एडमिसिबिलिटी? क्या है कि किसी भी तथ्य को सहायक या कोई भी तथ्य है उसका कोई विवादक तथ्य है या सुसंगत तथ्य है, उसको निर्णायक तौर पर ले जाने के लिए मीन्स उसको एक निश्चय उसका एक निर्णय निकालने के लिए जो भी हम सहायक तौर पर कोई भी एडमिसिबिलिटी करते हैं, कोई भी चीज़ स्वीकार करते हैं, तो वो चीज़ हम कहते हैं एडमिसिबिलिटी। मीन्स जैसे कोई भी यार गाड़ी जा रही है, मैंने सुबह एक गाड़ी जाती देखी थी, उनके घर के बाहर एक गाड़ी गई, उस गाड़ी में से उतर के अंदर कोई मर्डर करके आया, रेप करके आया, वो मुझे नहीं पता, परंतु मेरे को इतना पता है कि वो गाड़ी उनके घर के बाहर गई थी, ये मैंने एडमिट कर लिया। ये किसी को गिल्टी प्रूव करने के लिए काफ़ी नहीं है। परंतु वहीं उस गाड़ी में जो 2 व्यक्ति गए थे वो उस घर में रेप करके आए हैं या फिर मर्डर करके आए हैं, और वो कॉन्फेस करते हैं, संस्वीकृति करते हैं कहाँ पे? अदालत के सामने कि भाई मैं वहाँ गया था और मैं रेप करके आया था। तो ये होता है कॉन्फेशन। मीन्स जो मीन्स अपराधी व्यक्ति है वो खुद कॉन्फेस कर लेता कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, तो मीन्स आदमी को गिल्टी साबित कर दिया उसने, तो वो होता है कॉन्फेशन। मीन्स ये क्रिमिनल मामलों में होता है। और एडमिसिबिलिटी का क्या मामला था कि वो एक सहायक के तौर पर साबित किया जा रहा है बस कि भाई मैंने वो गाड़ी देखी थी, वो एडमिट कर रहा है इस चीज को, इससे किसी को भी दोषी साबित नहीं किया जा सकता। मोटा मोटा अंतर बताऊं तो एडमिसिबिलिटी सिविल और क्रिमिनल दोनों केसों में मीन्स आप यूज कर सकते हो। वहीं कॉन्फेशन बात आती है सह स्वीकृति, तो सिर्फ क्रिमिनल केसों में आपके लिए प्रयोग में की जाएगी। ठीक है भाई। अब बात करते हैं सह स्वीकृति, या आप साइन मीन्स इशारे करके भी भाई इसने करे आयो काम, या फिर ओरल भी, या फिर लिखित के तौर पर भी, तीनों तरीके से आप अपनी एडमिसिबिलिटी साबित कर सकते हो। परंतु जहां बात आती है कॉन्फेशन सह स्वीकृति, वो कभी भी इंगित करके नहीं साबित की जा सकती। जैसे हाँ भाई
मैंने मारा था, तो इस तरीके से नहीं की जाएगी भाई, ठीक है। उसमें ओरल और लिखित होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हम बता रहा था मैं, जो एडमिसिबिलिटी, ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है। मीन्स एक सुसंगत या विवादक तथ्य के बीच में उसके मीन वाइल जो एक हेल्प करता है आपको, तो उस तरीके से लिया जाएगा। वही कॉन्फेशन एक्चुअल में एक पूरा पार्ट रोल अदा करता है कि हाँ वो कॉन्फेशन मीन्स वो एक व्यक्ति को गिल्टी प्रूव कर रहा है। तो ये मेन चीज़ एडमिसिबिलिटी मीन्स स्वीकृति और स्वयं स्वीकृति में पूरा फर्क था भाई, ठीक है। तो धारा नंबर 15 में बताया गया है ओरल तरीके से, लिखित तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, किसी भी माध्यम से यदि आप स्वीकृति करते हो तो वह अदालत में सुसंगत साबित की जा सकती है, ठीक है भाई। यह रिलीवेंट होनी चाहिए, मीन्स जैसे कड़ी को जोड़ते हुए होनी चाहिए, और विवादक तथ्य को साबित करने के लिए मीन्स उस चीज़ को निभाने के लिए पूरी तरीके से शायद साबित होनी चाहिए भाई, ठीक है। ये हो गया एडमिसिबिलिटी। अब बात करते हैं धारा नंबर 22, जिसमें बताया गया है कि कब उत्प्रेरणा, धमकी या फिर कोई प्रवंचना मीन्स इस तरीके से यदि हम किसी से कोई भी कॉन्फेशन करवाते हैं, सह स्वीकृति करवाते हैं, तो वह कहाँ तक मान्य है और वो अदालत में सुसंगत है या नहीं, तो यह बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि उत्प्रेरणा, धमकी या कोई भी प्रवंचना करके कोई भी हम सह स्वीकृति लेते हैं मीन्स कॉन्फेशन करवाते हैं, तो वो अदालत में मान्य नहीं होगी। 22 के पार्ट के 1 में यही बताया गया है। अब 22 के पार्ट 2 में बताया गया है कि जब आपको उस धमकी, उस उत्प्रेरणा से बाहर निकाल लिया जाता है, उसके बाद आप कोई भी यदि आप सह स्वीकृति करते हो, कॉन्फेशन करते हो, तो फिर आपको उसमें गिल्टी प्रूव माना जाएगा। जैसे भाई किसी भी आदमी ने यार मेरे सामने ये मैंने धमकी दे रखी थी तेरे को जान से मार दूंगा या तो ये कबूल कर ले, तो उसने बेचारे ने मेरे सामने कबूल कर लिया, हाँ भाई मैंने उस आदमी को मारा था, तो वो तो अदालत के सामने मान्य नहीं होगी। परंतु भाई मैं चला गया कहीं विदेश घूमने चला गया, उसको भी पता है 1 महीने बाद आएगा, उसके बाद यदि वह और किसी आदमी के सामने यही सेम चीज़ कॉन्फेस करता है, यार मारे तो एक्चुअली मन नहीं तो वो चीज़ मान्य होगी अदालत में 22 के पार्ट 2 में, ठीक है भाई। अब इसका प्रोविजो भी है। प्रोविजो क्या है 22 का, कि प्रोविजो यह है कि छल से, कपट से, या फिर आपको मीन्स विवश नहीं किया गया था, आप इस प्रश्न का उत्तर दो फिर भी आप उत्तर में यह स्वीकार कर रहे हो मैंने मारा था, या आपको चेतावनी भी नहीं दी कि हाँ भाई बता नहीं तो तुम्हें मारूंगा, फिर भी आप यह चीज़ बता रहे हो, या आप नशे में हो, आपने दारू पी रखी है, फिर आप चीज़ वह चीज़ मीन्स सह स्वीकृति कर रहे हो, तो भी यह चीज़ मान्य है। तो ये 22 के प्रोविजो में बताया गया कि ये सभी सह स्वीकृति आप करते हो तो ये सभी अदालत में मान्य होगी, ठीक है भाई। अब बात करते हैं धारा नंबर 23 की। धारा नंबर 23 बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया गया है कि पुलिस के सामने या पुलिस के अभिरक्षा में, या फिर पुलिस जो भी चीज आपको अभिरक्षा में रखते हुए जो चीज बरामद करवाती है, या पुलिस की अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए आपके जो भी कथन है, वो सभी अदालत के सामने सुसंगत होंगे कि या विसंगत होंगे। इस सभी चीजों के बारे में बात करते हैं धारा नंबर 23 में। तो सबसे पहले धारा नंबर 23 का पार्ट 1, 23 के पार्ट 1 में बताया गया है कि पुलिस के सामने आपके द्वारा कोई भी दिया गया कथन या कोई भी संस्वीकृति मीन्स कॉन्फेशन वो मान्य नहीं होगी, क्योंकि हम एक्चुअल में यह कंसिडर करके चलते हैं कि पुलिस हमेशा डरा धमका के या उसको टॉर्चर करके कोई भी कॉन्फेशन करवाती है, तो एक्चुअल में ये कहीं भी मान्य नहीं होगी। अब बात करते हैं 23 का पार्ट 2, इसमें बताया गया है कि पुलिस की अभिरक्षा में कोई भी स्वीकृति की जाती है तो वो भी मान्य नहीं होगी, परंतु यदि पुलिस की अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट के सामने आप स्वीकृति करते हो तो वह मान्य होगी। क्योंकि यार मजिस्ट्रेट के सामने सीधी सी बात है, आप उस डर से, आप उस भय से बाहर होते हो, तो उस भय से बाहर होने के बाद यार आप कोई भी स्वीकृति कर रहे हो, इट मीन्स एक्चुअल में आपने वह कार्य किया है, ठीक है। अब यहीं 23 के प्रोविजो के बारे में बात करें तो 23 का प्रोविजो यह कहता है कि भाई जो चीज़ें उस एक्यूज से बरामद करवा देती है, और वो कॉन्फेशन भी आपने किया है कि भाई मैंने उस व्यक्ति को मारा भी था, उसके बाद आप कुल्हाड़ी या फिर कोई खोल कारतूस ये चीज़ बरामद भी करवा देता हो, तो जितनी चीज़ आपने बरामद करवाई है उतना ही केस मीन्स उतनी आपकी कॉन्फेशन मानी जाएगी, उतना केस आपके केस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आपके लिए मीन्स आपके विरोध में वो साबित की जा सकती है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 26 की। धारा नंबर 26 में बताया गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन में क्या बताया गया है कि कब कोई व्यक्ति मर जाता है या फिर कोई भी मीन्स गायब हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, या तीसरी चीज जब वह मीन्स कोई भी बयान या कोई भी कथन देने में असमर्थ हो जाता है, तो इन तीनों आधारों पर कब ये चीजें न्यायालय में सुसंगत होगी यदि इस ऐसी तरीके से कोई डिक्लेयर किया गया या कोई चीज। तो भाई यदि कोई आदमी मर गया और मरने से पहले कोई भी डिक्लेरेशन कर रहा है कि हाँ भाई उस आदमी की वजह से मैं मर रहा हूँ, या फिर मेरी सारी चीज़ें उसके नाम करवाई जाए, एक्चुअल में भगवान मीन्स यार ये मानी जाती है कि भगवान के घर जाता है भाई कोई भी आदमी झूठ ना बोले, तो ये सारी चीज़ें सुसंगत मानी जाती है। डाइंग मीन्स मरते टाइम या फिर ये कोई भी चीज़ करते टाइम वो चीज़ें सभी सुसंगत हो जाती है। इसमें 8 पार्ट है। यदि क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई मीन्स 26 के मीन्स धारा नंबर 26 डाइंग डिक्लेरेशन में कितने पार्ट दिए गए हैं, तो 8 पार्ट दिए गए हैं भाई, ठीक है। इसमें 2-3
तीन अपवाद हैं, क्योंकि हियर से जो सुनी सुनाई बातें हैं वो आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लगभग किसी भी धारा में मान्य नहीं होगी, परंतु जहां डाइंग डिक्लेरेशन की बात आ जाती है, मृत्युकालीन घोषणा, तो उसमें यह सुनी सुनाई बात भी मान्य हो सकती है। और यह मीन्स डाइंग डिक्लेरेशन में क्या क्या मान्य होगा, आप ओरली कोई भी चीज़ कह रहे हो तो भी मान्य होगा, लिखित कोई चीज़ कह रहे हो तो भी मान्य होगा, या इंगित कर रहे हो, इशारा कर रहे हो किसी की तरफ, वो भी मान्य होगा। हाँ भाई इसने मेरे को मारा था, आप बोलने में सक्षम नहीं हो और आपने इशारा कर दिया, तो भी वह आपके अदालत में मान्य होगा, वह सुसंगत तथ्य। ठीक है, अब बात करती है कि इसमें जो आपकी डाइंग डिक्लेरेशन है, इसमें यदि व्यक्ति बच जाता है तो वह मान्य नहीं होगा। भाई गलती से वह मरने वाला था, 1% बच गया वो, तो उस टाइम वह चीज़ मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो भाई मुख्य तौर पे आप ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन, कैसे डाइंग डिक्लेरेशन धारा नंबर 26 में पार्ट कितने 8। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ भाई पुलिस के अभिरक्षा में दिया गया बयान यदि मजिस्ट्रेट के सामने है तो सुसंगत है कि नहीं है, हाँ भाई ठीक है सुसंगत है। इसके अलावा ये कौन सा एक्ट था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट नंबर 47 कब लागू हुआ, या 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। यही पूछ रहे कि ओरल तथ्य कब मीन्स डायरेक्ट मीन्स किस धारा के तहत डायरेक्ट होनी चाहिए, धारा नंबर 55 के तहत। विशेषज्ञों की राय किस धारा में ली जाएगी, 39 के अंदर। विशेषज्ञों की राय कब विसंगत भी हो सकती है, धारा नंबर 40 के अंदर। हस्तलेख या हस्ताक्षर के बारे में किसमें बात किया गया, धारा नंबर 41 के तहत। डाइंग डिक्लेरेशन हो गया 26 में, मैं किसी को पैसे उधार दे रहा हूँ और वो मैं कहाँ साबित कर सकता हूँ, यदि मैंने बार बार मीन्स रेगुलर इंटरवल पे मैंने एंट्री कर रखी है, धारा नंबर 28 में। वहीं लोक सेवक कहीं भी एंट्री कर रहे हुए कहाँ पे मीन्स अदालत में सुसंगत होगी, किस धारा के तहत, धारा नंबर 29 के तहत। तो मतलब कि और धारा नंबर 24 हम भूल गए थे कि भाई जैसे 6 लोगों ने अपराध किया, एक ने स्वीकृति कर ली, स्वीकृति कर ली, तो 5 लोगों पे भी मान्य होगी, वो धारा नंबर 24 के तहत। तो ऐसे ना जाने कितने एडमिसिबिलिटी कहाँ है, धारा नंबर 15 के तहत। ये एलिबाई का सिद्धांत कहाँ पे दिया गया है, धारा नंबर 9 के तहत। या फिर FIR यदि दर्ज कर दी तो किसमें देखा जाएगा, धारा नंबर 7 के तहत। किसी की पहचान करवानी है, धारा नंबर 7 के तहत। यदि कोई भी नक्शा न स्केली हो गया, नजरी हो गया, इस तरीके का नक्शा है, धारा नंबर 7 के तहत। या फिर हम पूछ रहे हैं भाई वो FIR उसने बहुत दिन लेट की, तो मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, उसने मोटिव बनाया, उद्देश्य बनाया, उस उद्देश्य से उसने FIR लेट की। किसके अंदर, मोटिव प्रिपरेशन या फिर पोस्ट या प्री कंडक्ट किस में आ रहा है, धारा नंबर 6 में आ रहा है। या फिर मौका घटनास्थल पर किसी के जूते के निशान मिलते हैं, कहाँ कौन सी सेक्शन में बताया गया, धारा नंबर 5 के तहत बताया गया है। या फिर कोई चीज़ कड़ी जुड़ती जा रही है, या मीन्स एक ट्रांजेक्शन के बहुत सारे भाग मिल रहे हैं, कि कौन सी सेक्शन में, धारा नंबर 4 के तहत है। या फिर डेफिनेशन पूछ ले, सेल परज्यूम कहाँ पे है, 2 के पार्ट 12 में। एविडेंस कहाँ पे है, 2 के पार्ट ई में है। कोर्ट कहाँ पे है, 2 के पार्ट 1 में है। तो नोट प्रूव्ड कहाँ पे है, 2 के पार्ट 9 में है। या फिर डिस्प्रूव्ड कहाँ 2 के पार्ट 3 में है। तो इस तरीके से एविडेंस एक्ट की भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। ऐसे न जाने कितने सारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। या किसी महिला, एक महिला ने पहले सहमति से उसके साथ सेक्स किया था, दोबारा से वह उसी के साथ करती है और रेप का वो करवा देती है, तो क्या ये सुसंगत है या विसंगत है, किस धारा में दिया गया, धारा नंबर 48 में दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें भाई ऐसे ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, तो ये वीडियो बहुत बारीकी से देखनी चाहिए आपको। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डाइंग डिक्लेरेशन अपनी होगी। अब बात करते हैं धारा नंबर 24 जो हम भूल गए थे। इसमें बताया गया है कि अपराधों की संस्वीकृति सह अपराधी के द्वारा, मीन्स उसके साथ जिसने भी अपराध किया था, यदि वो पकड़ लिया और वो संस्वीकृति करता है, हाँ भाई उसका रेप किया था, मैंने वो पकड़ी थी, उसने रेप किया था, या मैंने उसका मर्डर किया, मैंने वो पकड़ लिया, उसने चाकू उसके घोंप दिया, तो यदि एक अपराधी द्वारा संस्वीकृति की जाती है तो सभी के ऊपर वह मान्य होगी भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 28 लेखा प्रविष्टियां, मीन्स कोई भी जैसे कोई भी भाई जैसे व्यापार कर रहा है, उसने बिजनेस रेगुलर इंटरवल पे कोई भी चीज़ एंट्री कर रखी है, या मैंने किसी से पैसे दे रखे, या मैं दुकान वाला हूँ, मैं तो किसी को सामान दे रहा हूँ, डेली इंटरवल पे मैं रेगुलर इंटरवल पे वो चीज़ एंट्री कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें भी मान्य होगी। परंतु सिर्फ इन्हीं चीज़ों से वो चीज़ें साबित नहीं की जा सकती, ये आप आधार मान लीजिए। इसके साथ साथ आपको 1-2 सबूत और पेश करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, न्यायालय में ये अकेली चीज़ सुसंगत नहीं हो सकती। हाँ, इसको सुसंगत मान लिया जाएगा, परंतु अकेली चीज़ से उसको अकेले को अपराधी साबित नहीं किया जाएगा भाई। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 29। धारा नंबर 29 यह कहती है कि जब लोक सेवक द्वारा कोई भी एंट्री की गई है, जैसे आर्म्स लाइसेंस हो गया, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो गया, या कोई भी एंट्री लोक सेवक द्वारा की गई है, FIR वाला मामला लगा लीजिए, तो वह हमेशा अदालत में सुसंगत होगी। क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी को ये मानेंगे कि भाई वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, क्योंकि भाई शपथ भी लेता है वो ट्रेनिंग के टाइम, तो वो सारा कार्य ठीक ही उसमें एंट्री करेगा, तो उसकी हम सुसंगति मानते हैं, जब तक कोई ऐसा सबूत न पेश कर दिया जाए कि भाई ये तो विसंगत है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 39 विशेषज्ञों की राय। तो विशेषज्ञों की राय चाहे वो भाई जैसे विदेशी कोई भी ज्ञान हो, विदेशी मीन्स
विदेशी मामला, जैसे हमने कोई भी चीज़ यहाँ घट गई, यहाँ पे वो उपलब्ध नहीं है, विदेशी से मीन्स एक्सपर्ट्स की राय ले रहे हैं, या फिर कोई विज्ञान कला हो गया, या फिर फिंगरप्रिंट हो गया, या कोई भी लिखित वाला दस्तावेज हो गया, या फिर कोई भी फुटप्रिंट हो गया, इस तरीके से कोई भी चीज़ विशेषज्ञों की राय लेनी है तो वो ली जाएगी धारा नंबर 39 के तहत। धारा नंबर 40 कहती है कि कब विशेषज्ञों की राय सुसंगत होगी और कब यह विसंगत भी हो सकती है। तो भाई बहुत सारे मामले, जैसे मैं किसी भी चीज़ की मीन्स मैंने भाई किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट पूरे तरीके से नहीं ले पाया, तो ये नहीं है कि उसको सुसंगत ही करेंगे, उसको विसंगत भी कर सकते हैं। या फिर कोई लिखाई लिख रखी है, अब वो लिखाई और किसी से मैच नहीं हो पा रही, तो भाई उसको ये विसंगत भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि ऑन डाउटफुल केसेस किसी को भी अपराधी बना दिया जाए, ठीक है। या पक्का सबूत दे दे कोई, भाई ये देख ये उसकी लिखाई है, ये मेरे सामने लिखी थी, और वो ये सबूत पेश कर दे, और उससे पहले विशेषज्ञ उसमें राय दे नहीं सके, तो भाई वो चीज़ भी मीन्स सुसंगत साबित हो सकती है, जो उसके पास उस चीज़ को, लिखी हुई चीज़ को लेके आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 41 कि हस्तलेख या हस्ताक्षर कब सुसंगत होंगे और कब विसंगत होंगे। तो यार जो भी चीज़ लिखी गई है विशेषज्ञों की राय में, और उसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, एक तो हस्ताक्षर, जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होते हैं, ये आईटी एक्ट की धारा नंबर 24 के तहत हम उनको मीन्स विशेषज्ञ से राय लेकर मीन्स कंडक्ट करवा सकते हैं। और विशेषज्ञों की राय जो धारा नंबर 39 में दी गई है, वो धारा नंबर 79A जो अपना आईटी एक्ट 2000 उसके तहत हम उनकी राय लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो उन चीज़ों की। 39 में वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे, पर जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यार कोई डाटा हो, कोई साइबर वाला हो, तो वो हम आईटी एक्ट के ब्याह पे लेंगे 79A में, ठीक है, धारा नंबर 39 में। और 41 वाली धारा नंबर 24 ऑफ आईटी एक्ट में हस्तलेख मीन्स इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो भी होते हैं, ठीक है। अब धारा नंबर 41 में हस्तलेख, ये हस्तलेख तो फिर आप कहोगे भाई हस्तलेख के विशेषज्ञ के बारे में तो 39 में भी कह रहे थे। भाई 39 में उस विशेषज्ञ की राय, परंतु 41 में वो परिचित व्यक्ति जिसने उसको लिखता हुआ देखा है, या जिसको पता है कि एक्चुअल में उसकी ये लिखाई है, तो वो परिचित व्यक्ति द्वारा जो चीज़ मीन्स सुसंगत साबित की जाती है, तो वो चीज़ धारा नंबर 41 में बताया गया है भाई, ठीक है। इसके बाद हम सीधा चलते हैं धारा नंबर 48। धारा नंबर 48 में बताया गया है कि धारा नंबर 64 से धारा नंबर 78 में, धारा नंबर 64 जैसे रेप की होगी, 65 में उसको जैसे 16 साल से नीचे, 12 साल से नीचे, 66 में मृत्यु कर दी, 67 में वही पति जो जुडिशियल सेपरेशन में पत्नी के साथ है, 68 में डोमिनेंस वाली, 69 में बहला फुसला कर, 70 में गैंग रेप हो गया। तो ये सारी चीज़ें 78 तक, 78 क्या है पीछा करने तक। तो ये सारी चीज़ों में यदि कोई महिला, मतलब कि न्यायालय में ये नहीं होगा कि भाई उसने तो पहले भी सहमति से उस आदमी के साथ 100 बार सेक्स कर लिया, तो भाई 100 बार सहमति से उसने किया था, तो जब उन्हें रेप की भाई कोई भी कंप्लेंट ना दी, परंतु 101 बार भाई उसकी सहमति नहीं थी, तो ये कहीं भी नहीं माना जाएगा। अदालत ये नहीं कहेगी भाई 100 बार कराया था तो 101 बार भी उसकी सहमति से हुआ होगा, तो इस आधार पर उस मामले को रफा दफा नहीं कर सकती। 101 बार भी वो कंप्लेंट करी है तो वो रेप ही माना जाएगा यदि उसकी सहमति या इच्छा के विरुद्ध हुआ है। तो ये धारा नंबर 48 में बताया गया भाई, ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 54 और 55 की। धारा नंबर 54 ये चैप्टर नंबर 5 में, भाई ये भी पूछ सकते हैं कि ये ओरल एविडेंस किस चैप्टर में दिया गया है, चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है। रिलेवेंसी किस चैप्टर में दी गई है, चैप्टर नंबर 2 में दी गई है। दस्तावेज किस में दिए गए, दस्तावेज जो अंतर्वस्तु चैप्टर नंबर 6 में दिए गए। ये सारी चीज़ें भी आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है भाई। तो हम बात करते हैं धारा नंबर 54 और 55 जिसमें ओरल एविडेंस बताए गए हैं। तो ओरल एविडेंस कब सुसंगत होंगे, धारा नंबर 54 में बताए गए हैं कि जब भी सिर्फ दस्तावेजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य है उनको छोड़कर ओरल मीन्स जो एविडेंस है वो हर जगह काम करेंगे भाई, ठीक है। किसी भी मामले हो, जैसे मैंने उसको देखा था या मैं अपने ओरल एविडेंस दे रहा हूँ न्यायालय में, तो ये हर जगह मान्य होंगे। परंतु धारा नंबर 55 में बताया गया है कि ओरल एविडेंस शुड बी डायरेक्ट, ये प्रत्यक्ष होने चाहिए। प्रत्यक्ष का मतलब मैं सुनी सुनाई बात ये नहीं है कि भाई तीसरा आदमी ने मेरे तक कही थी और यार वो आदमी कह रहा था भाई वो आदमी उसने मारा है, तो ये चीज़ मैं जाकर अदालत में नहीं कहूँगा कि जनाब ये तो उसने मेरे से ये कहा कि भाई उसने उसको मारा है, तो ये चीज़ साबित नहीं होगी, कहीं भी सुसंगत नहीं होगी जब तक मेरे सामने वह मर्डर ना किया गया हो, जब तक मेरे सामने वह रेप ना किया गया हो, वह ओरल एविडेंस कभी भी प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा भाई, ठीक है। इसके अलावा भाई 56, 57, 58 मेरे पास कमेंट भी आ रखा था भाई, 56, 57, 58 और बताना एविडेंस है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। भाई कुछ भी नहीं है उसमें, दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बताया गया, उसके अंतर्वस्तु के बारे में बताया गया है, कब यह प्राइमरी होगा, कब यह सेकेंडरी होगा, कौन कौन से मान्य होंगे। जैसे 56 में बताया गया कि दोनों के अंतर्वस्तु मीन्स कब यह लागू होगा। जैसे 57 में क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस, जैसे कोई भी आधार कार्ड हो गया या कोई भी मीन्स कोई भी जो मुख्य चीज़ जो ओरिजिनल चीज़ है वो प्राथमिक साक्ष्य हो गया, मीन्स प्राइमरी एविडेंस हो गया। और सेकेंडरी दस्तावेज कौन सा हो गया, जो भाई मेरे पास मैंने आधार कार्ड जमा करवाया, प्राइमरी था उसी की कॉपी करवा के दे दी, सेकेंडरी होगा। या मेरे से मांग गया था अदालत ने मीन्स आधार कार्ड, उसकी जगह मैं जमा करवा रहा हूँ वोटर कार्ड, तो वो भी सेकेंडरी हो गया। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के और जो जो क्वेश्चन आ सकते थे वो भी मैं आपको बता चुका। इसके अलावा धारा नंबर 55 तक मैं आपको फुल्ली एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके करवा चुका हूँ। मुख्य आपके लिए इतना ही जरूरी है, अदरवाइज आपने ला LLB LLM में आप पढ़ नहीं रहे तो भाई ये आपके लिए मोटा इतना समझ के लेने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड भाषा है। और मैंने आपको बताया भी था कि एविडेंस एक्ट से भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे क्यों स्विच हुए हैं, क्योंकि उसमें बहुत हार्ड भाषा थी। हार्ड तो कॉम्प्लिकेटेड तो अभी भी है, परंतु थोड़ा सा सरल इसको कर दिया गया है। इसके अलावा ये पूछेंगे कि भाई कौन से शब्द को हटा दिया, भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भारत शब्द को हटा दिया गया, जो इंडिया था भाई, ठीक है, उस शब्द को हटा दिया, या फिर टेलीग्राफ को हटा दिया, या फिर जो भी मीन्स पहले भाई ब्रिटेन का था, UK का था, इनकी तरह जो भी प्रोविजंस थे वो हटा दिए गए। इसकी मीन्स जो विटनेस की थी उनकी मीन्स जो सुरक्षा है वो मजबूत कर दी गई, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को, वीडियो कॉलिंग माध्यम को या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन माध्यम को जोड़ दिया गया है। तो ऐसी ना जाने कितनी सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बोल